Today we are going to start our lectures on the second aspect of pharmacology, that is pharmacodynamics. Pharmacodynamics. इससे पहले हमने जो सारा कुछ पढ़ा था दैट वाज अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसको हमने कहा था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग. जो फार्माकोडायनामिक्स है वो क्या है, वो इसका रिवर्स है. दैट इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं. उन टिश्यूज़ के अंदर जो है जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज़ वन सेल मेम्ब्रेन. इसको अंदर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स बनाते हैं, ठीक है. दीज आर द रिसेप्टर्स. इसके ऊपर क्या करेगी, एक उसी शेप का ड्रग मॉलिक्यूल, this is drug molecule that will come and bind here to cause an effect. So this drug receptor associations and the resultant effects is all included in the pharmacodynamics. अब ये जो drug molecule है हम इसको ligand भी कहते हैं, ठीक है. और यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि ये जो receptors हैं ये on cell मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, यानी कि सेल के ऊपर या फिर इनसाइड द सेल भी हो सकते हैं. यानी कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेल एंड दिस इज़ इट्स न्यूक्लियस. रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स यहाँ आपको मेम्ब्रेन के ऊपर भी मिलेंगे, ठीक है. उसके अलावा सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर भी मिल सकते हैं. सेल के अंदर जो डीएनए होगा डीएनए के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है. अगर साइटोप्लाज्म में डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उधर भी आपको ये रिसेप्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है. देन कम्स वी वर टॉकिंग अबाउट लाइगेंड. लाइगेंड जो है वो यही है, ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा. रिसेप्टर के ऊपर जब ये बाइंड करेगा तो इस दो तरह के लाइगेंड्स होते हैं. एक को हम कहते हैं एंडोजिनस लाइगेंड और एक होता है एक्सोजिनस लाइगेंड. जो एंडोजिनस लाइगेंड है वो क्या है, दैट कैन बी any hormone or any neurotransmitter that is secreted within the body and it will come and act on the receptors, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डोपामीन. डोपामीन क्या है, डोपामीन एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है. वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर जब एक्ट करेगा तो दैट इज़ एन एंडोजिनस लाइगेंड एक्टिंग ऑन सम रिसेप्टर्स. एक्सोजिनस लाइगेंड्स क्या हैं, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल जो कि केमिकल कंपाउंड या कोई टॉक्सिन, कुछ भी आप जो बाहर से या आप खुद या फिर जिसमें टॉक्सिन किसी स्नेक के साथ या फिर किसी जैसा हनी बी या ये बीज वगैरह होती हैं वैसे होती हैं, इनके साथ इंटरेक्शन की वजह से केमिकल आपकी बॉडी के अंदर आया है और वो क्या करे, वो जाके रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करेगा तो दैट इज़ एक्सोजिनस लाइगेंड. इसके बाद व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, इसको देख लेते हैं. रिसेप्टर, it is defined as a macromolecular structure where drug or ligand binds and initiates the effects of that ligand or drug. अब बात यह आती है कि हमने ये तो कह दिया है कि ड्रग और रिसेप्टर आपस में बाइंड करते हैं, लेकिन बाइंडिंग जाहिर सी बात है किसी ना किसी फोर्सेस के थ्रू होती है. तो व्हाट आर दीज फोर्सेस दैट हेल्प इन बाइंडिंग. तो वो मेन फोर्सेस जो हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैंडर वाल फोर्सेस और उसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड या कॉन्जुगेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. उसमें भी ये बात कही जाती है कि बॉडी के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसकी एग्जांपल्स बहुत कम है और जो हैं वो भी मेनली क्या है, एंजाइम्स के साथ जब कोई ड्रग जो है बाइंड करेगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड करेगी, वरना नॉर्मली जो रिसेप्टर ड्रग इंट्रैक्शन है वो
इन फोर्सेस के थ्रू होती है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, जैसे ओमेप्राजोल है, ये क्या है, ये एंड एसिड है जो कि बॉडी के अंदर जीआईटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम ओमेप्राजोल देते हैं एनिमल्स को। तो ओमेप्राजोल क्या करता है कि वो स्टमक के अंदर जाकर जो हमारे पास हाइड्रोजन या प्रोटॉन या पोटेशियम एटीपेजेज हैं, इनके साथ ये जाकर बाइंड कर लेगा, ठीक है। और ये बाइंडिंग क्योंकि हो रही है कोवलेंट बॉन्ड से, तो वी कैन से दिस इज़ एन इरिवर्सिबल बाइंडिंग, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक दफ़ा ड्रग जब बाइंड कर जाएगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड दोबारा टूटेगा नहीं। और इस तरह जो स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो पीएच जो बहुत ज़्यादा कम थी वो थोड़ी सी मतलब उस बहुत ज़्यादा एसिडिक से लेस एसिडिक की तरफ हो जाएगी, ठीक है, पीएच। क्योंकि यही होता है कि कभी कभी एसिडिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि जीआईटी अल्सर्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, इसके इशूज़ हो जाते हैं, तो वी गिव सच एनिमल ओमेप्राजोल। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। बाकी जितनी भी हैं वो इन्हीं फोर्सेस वगैरह से ड्रग्स बाइंड करती हैं, सो आई नीड नॉट टू गिव और मेंशन एन एग्जांपल हियर, रेस्ट ऑल केसेस आर देयर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है ड्रग एक्शन और एक है हमारे पास ड्रग इफ़ेक्ट। बेसिकली दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन अ रिसेप्टर बाइंड्स टू ड्रग। ये दो डिफरेंट फिनोमेना हैं जो कि हैपन होते हैं। सो व्हाट आर दीज? जो ड्रग एक्शन है उसको हम कहते हैं कि that is defined as initial consequences of drug receptor binding, और जो drug effect है that is defined as the subsequent effects after a drug binds to the receptor. मतलब क्या है? With the example you will understand this better. Let's suppose this is heart, these are its 4 chambers. हम इस एनिमल को कोई ड्रग लगाते हैं, ठीक है, और वो ड्रग जाके क्या करेगी कि वो जो मायोकार्डियम है, ठीक है, जो मसल लेयर है उसके ऊपर जितने रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके वो बाइंड करेगी, ठीक है। और बाइंड करने से वो क्या करेगी कि उन सेल्स की कॉन्ट्रैक्टालिटी को बढ़ा देगी, यानी वो हार्ट जो है उस ड्रग के लगने के बाद बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब हार्ट बहुत ज़ोर से कॉन्टैक्ट करेगा ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से, तो क्या होगा, वी नो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी के अंदर जो परफ्यूजन है वो इंक्रीज़ होगी, वो बेटर होगी, हर ऑर्गन को ज़्यादा ऑक्सीजन में ब्लड मिल रहा है, यानी हर ऑर्गन की ऑक्सीजनेशन बढ़ गई है, ठीक है। सो मेन थिंग इज़ कि ड्रग देने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ा। सो ये क्या है, ये है ड्रग का एक्शन। अब ड्रग का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि अगर उसकी परफ्यूजन और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो वी नो कि ऐसा बंदा जो है अब अगर उठ के एक्सरसाइज करेगा तो क्या हो, आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग, एक्सरसाइज जब वो करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी थकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो परफ्यूजन सारे मसल्स की, ऑर्गन्स की इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो बढ़ रही है। यानी आपके पास कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं, ठीक है, और उनको आपने कोई ड्रग दी, तो इनिशियली उस ड्रग ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा के कार्डियक आउटपुट बढ़ाया। ये ड्रग का क्या था, एक्शन था। और इसकी कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से वो हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो थोड़े बहुत एक्सरसाइज टॉलरेंट हो गए हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के काबिल हो गए हैं। तो ये क्या है, ये ड्रग का अफेक्ट है, ठीक है, दैट जिनको हमने कहा था कि दीज आर सब्सिक्वेंट अफेक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज़ कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर हमने ड्रग दे दिया है तो उसके बाद जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा और वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा। जो इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स है वो हमारे पास मेनली 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड नंबर 2 दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। यानी आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं कितने, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके बॉडी के अंदर लेट्स सपोज XYZ कोई ड्रग है, ठीक है, तो उसके लिए
3 रिसेप्टर्स हैं और कोई और पर्सन है उसके अंदर 5 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इस बंदे के अंदर जो है रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज एक बंदे को आप ड्रग कम दे रहे हैं और एक बंदे को आप ड्रग ज़्यादा दे रहे हैं, तो जिसको आपने ड्रग जो है वो ज़्यादा दी है उसके अंदर रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। अब ये रिस्पॉन्स का भी अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो किस तरह से हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब जब आप एक एनिमल, ये टाइम है, ठीक है, और ये आप रिस्पॉन्स समझ लें, ठीक है। अब जब आप ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट यू विल हैव अ लीनियर रिस्पॉन्स एंड देन यू हैव अ स्ट्रेट रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे जैसे डोज बढ़ती जाएगी रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है, क्योंकि रिसेप्टर्स जो हैं आपके वो ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मैक्सिमम रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, यानी सारे रिसेप्टर्स में सैचुरेशन आ जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक लीनियर रिस्पॉन्स आएगा, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स बढ़ेगा नहीं। और लेटर ऑन जब वो ड्रग क्लियर बॉडी से होने लग जाती है तो वो रिस्पॉन्स कम होने लग जाता है। अब ये जो रिस्पॉन्स है बॉडी के अंदर, ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, या आप ये कह लें कि ये जो हमने रिस्पॉन्स की कर्व बनाई है, ठीक है, ये कर्व जो है ये 2 तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं ग्रेडेड कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है, और जो दूसरी है उसको हम कहते हैं क्वांटल कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व। इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जो ग्रेडेड है उसका नाम से पता चल रहा है कि ग्रेडेड जो कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व है उसके अंदर हम जो रिस्पॉन्सेस को मेजर करते हैं वो एक कॉन्टीन्यूस स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्स इज measured in a continuous scale। और यहाँ पर जो क्वांटल कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व है ये जो होता है हम इसको कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, दैन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एग्जांपल ये है कि आपने कोई ड्रग दी है, ठीक है, और उस ड्रग ने बॉडी के अंदर हार्ट रेट को अफेक्ट किया है। अब हार्ट रेट नॉर्मल क्या होता है, दैट इज़ 80/120। अब दिस कैन बी 80 सिस्टोलिक है, वो जो ऊपर हम लिखते हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक कैन बी 81, सिस्टोलिक कैन बी 79। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस। सिमिलरली इट कैन बी 121, इट कैन बी 119, इट कैन बी 118, it can be 117. So this is a continuous variation in the values. But let's suppose there is a patient, there is a dog that has convulsions and you give anticonvulsant drug, so you check whether the drug will stop the convulsions or not. So there will be convulsions in the animal after administration of drug or there will not be. So it is all or none response. देन जो हम यहाँ पे अपनी मेजरमेंट ले रहे होते हैं पैरामीटर्स की, वो हम किसी एक सिंगल यूनिट में ले रहे होते हैं। जैसे हार्ट रेट जो है दैट इज़ बीट्स पर मिनट, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट वगैरह हो रही होती है वो हम कैसे लेते हैं कि वहाँ पे हम रिलेट करते हैं डोज को, इट रिलेट्स डोज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट्स इन पॉपुलेशन। यानी यहाँ पे तो हमारे पास एक सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट था, उससे हमने चीज़ें मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ड्रग का जो कन्वर्जन्स हैं उसके ऊपर पॉपुलेशन के अंदर, डॉग पॉपुलेशन के अंदर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट्स के थ्रू इसको देखते हैं, इसको मेजर करते हैं। दैन इस वीडियो लेक्चर में एक लास्ट बस पॉइंट रह गया है कॉन्सेप्ट, वो है आप फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर का। व्हाट आर फर्स्ट मैसेंजर एंड सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो हमारे पास एक ड्रग मॉलिक्यूल है वो एक, ये लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर ये ड्रग मॉलिक्यूल उसी शेप का आके अटैच करेगा, ठीक है, दिस इज़ ड्रग मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ रिसेप्टर। और क्या होगा, इसकी बाइंडिंग के बाद यहाँ पे
इंटरनल सिग्नल्स जाएंगे सेल के अंदर, और एक वो सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट कैस्केड ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। और क्या होगा नॉर्मली यही होता है कि एक कोई प्रोटीन पड़ी हुई है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर, वो कुछ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स वगैरह को एक्टिवेट करेगी, दे विल इनिशिएट सम, एक्टिवेट सम अदर अफेक्ट्स और लाइक एक्टिवेट सम अदर मॉलिक्यूल्स, या इस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स सेल के अंदर वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे स्टार्ट कर देते हैं, और डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अब जो जिस जगह पे जाके ड्रग सबसे पहले बाइंड करती है, जो रिसेप्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर। और उसके बाद जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स नीचे हो रहा है, उसमें ये भी हो सकता है कि कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व है, या फिर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर, यानी एंजाइम या प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। उस सबको हम कहते हैं, वो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है और सेल सिग्नलिंग और रिस्पॉन्स इफेक्ट सारे सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं वो है सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। ये सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी जब हम ये लेक्चर्स फर्दर आगे पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी इन डिटेल कि एक्चुअली ये कौन से इंटरनल पाथवेज जनरेट